हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है खुशहाल रहें और शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुँचें। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, जीव विज्ञान पढ़ाऊँगा। बायोलॉजी में आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों जो है शब्दावली का प्रयोग करूंगा। आप हमारे चैनल का नाम है उद्भव क्लासेस। इसको आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए और जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने जो है प्रॉब्लम को लिखिए, सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको जो है बेसिक चीज़ से लेकर के कॉम्प्लेक्स चीज़ तक जो है सरलतम से जटिलतम जो है जीव विज्ञान के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रारंभ से लेकर के, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जो है हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम जो पहला वीडियो हमारा है उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम श्री गणेश जी का नाम लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार पुनः देता हूं। सबसे पहले हम श्री गणेश जी का पूजा करते हैं। श्री गणेशाय नमः। देखिए बच्चों, बायोलॉजी जो होता है जीवधारियों का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी नाम दिया था लैमार्क और ट्रेवेलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1802 में। बायोलॉजी की दो मेन शाखा हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। हिंदी में भी आपको बताया जाएगा, इंग्लिश में भी बताया जाएगा। बायोलॉजी में थोड़ा सा इंग्लिश शब्दावली सरल पड़ता है, लेकिन आपको हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, ताकि आपको कहीं दिक्कत न हो। तो बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की अगर परिभाषा हम करें, बायोलॉजी नाम दिया था टर्म बायोलॉजी was given by Lamarck and ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द की खोज किया था इन 1802 1802 में 1802 में बायोलॉजी शब्द की खोज किया था। बायोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द की खोज की। बायोलॉजी की परिभाषा अगर हम कहें तो बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, बायो और लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इस प्रकार बायोलॉजी की अगर परिभाषा हम देखें, बायोलॉजी की परिभाषा स्टडी ऑफ लाइफ या जो है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवित वस्तुओं का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी की परिभाषा है स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स।
तो बायोलॉजी जो है नाम दिया था लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द की खोज की। बायोलॉजी की परिभाषा है स्टडी ऑफ लाइफ। हाँ, जीवन का अध्ययन ही या जीवित वस्तुओं का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये आपका बेसिक चीज़ें हैं। और आगे हम जो आज हमारा पढ़ाने का जो मेन टॉपिक है, बायोलॉजी को देखिए दो शाखाओं में बांटा गया है। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी माने जंतु विज्ञान, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी की अगर परिभाषा करें तो जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान, स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहां आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। देखिए बेसिक चीज़ें हैं। आप वनडे एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, लेखपाली की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, कोशिका से संबंधित, इन सभी के बारे में भी डिटेल में जानकारी हम देंगे। और आप हमारे वीडियो को जो है लाइक करते रहिए, पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन होता है, बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन होता है। तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी और स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। अब ध्यान रखिएगा, जूलॉजी और बॉटनी को, बायोलॉजी को जो है दो शाखाओं में मेन बांटने का उद्देश्य है कि जो जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता। जो जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और जो वनस्पति होते हैं, उनकी जो प्लांट होते हैं, उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। इसी आधार पर जो है बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी। कहीं कहीं अपवाद मिलेगा, आपको अपवाद देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी जो होता है वह साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी का अगर दूसरा नाम कहें साइंस ऑफ एक्सेप्शन, अपवादों का विज्ञान है। हर जगह आपको अपवाद कुछ न कुछ मिलते रहेंगे, हर जगह जो है अपवाद कुछ न कुछ मिलते रहेंगे। तो बायोलॉजी जो एक्सेप्शन ऑफ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो हमने बताया बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटने का मेन उद्देश्य है कि जूलॉजी में, जूलॉजी जो जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि जो वनस्पति होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल, उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। इसी आधार पर जो है बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी। तो ये तो मूलभूत आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ हम ये बता देना चाहते हैं। आगे हम चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमारा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों का वर्गीकरण, हिंदी में इसे कहते हैं जीवधारियों
जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण जो किया गया, उन्होंने किया कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किया 1758 में। 1758 में कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने पूरे जीवधारियों को, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस is the father of टैक्सोनॉमी। वर्ग की, हिंदी में कहते हैं टैक्सोनॉमी को वर्ग की। वर्ग की, आगे हम आपको वर्ग की क्या है पूरा जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में डिटेल में हम एक एक करके समझाएंगे। आज का जो टॉपिक है ध्यान रखिएगा, कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ, कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और ये तो विश्व स्तर पर है, विश्व स्तर पर कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन अगर इंडिया स्तर पर, भारतीय स्तर पर कहा जाए तो एच शांतापाउ, एच शांतापाउ इज द फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। एच शांतापाउ, एच शांतापाउ इज द फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। एच शांतापाउ जो है वह भारतीय जो है वर्गीकी के जनक हैं। तो कैरोलस लिनियस जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के पिता हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। अरिस्टोटल चार चीज के फादर हैं। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और बॉटनी के जो फादर हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। लेकिन अगर इंडिया स्तर पर अगर हम कहें कि बॉटनी के फादर कौन हैं, तो विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। विलियम रॉक्सबर्ग इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो हम मूलभूत को हम एक दिन इसको हम पूरा डिटेल में लिख देंगे, फादर कौन कौन किसके हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण, उसमें सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को जो है दो जगतों में बांटा। उनका जो सिस्टम था टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम। हाँ, दो जगत पद्धति। सिस्टम का मतलब पद्धति, सिस्टम का मतलब पद्धति, और दो जगत पद्धति या दो जगत प्रणाली या दो जगत प्रणाली भी कहते हैं। इसमें कैरोलस लिनियस ने इस दो जगत प्रणाली में, दो जगत पद्धति में कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, उन्होंने पूरे जीवधारियों को दो भागों में बांटा। एक एनिमल में, एक एनिमल्स में और एक प्लांट्स में। एनिमल्स में और प्लांट में। टू किंगडम सिस्टम,
दो जगत प्रणाली, पूरे जीवधारियों को दो जगतों में केवल बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। लेकिन यह वर्गीकरण अधिक दिनों तक मान्य नहीं रहा, इसलिए कि कुछ एक कोष की जीवधारी जो होते हैं, कुछ एक कोष की जो जीवधारी होते हैं, जैसे युगलीना हुआ, ये सब जीवधारी जो होते हैं उनको जो है एनिमल के साथ, प्लांट के साथ दोनों जगह रखा गया, कनेक्टिंग लिंक रखा गया। या कुछ जो होते हैं एक कोष की जीवधारियों को प्लांट के साथ भी रखा गया, एनिमल के साथ भी रखा गया। कुछ प्रोकैरियोटिक को जो है, प्रोकैरियोटिक के बारे में विशेष जो है नहीं बताया गया, यूकैरियोटिक के बारे में विशेष नहीं बताया गया, इसलिए यह वर्गीकरण अधिक दिनों तक मान्य नहीं रहा, यह वर्गीकरण फेल हो गया। टू किंगडम सिस्टम जो दिया था कैरोलस लिनियस ने, उन्होंने दो जगत प्रणाली दिया, एनिमल और प्लांट को, दो ही पूरे जीवधारियों को दो जगतों में बांटा, एनिमल और प्लांट में, लेकिन यह वर्गीकरण अधिक दिनों तक मान्य नहीं रहा। इसका मुख्य कारण यही रहा, युगलीना हुआ या अन्य एक कोष की जीवधारी हैं, उनको प्लांट और एनिमल दोनों के साथ रखा गया, जो कि गलत था। तो यह वर्गीकरण अधिक दिनों तक मान्य नहीं रहा। उसके बाद आया जो है फोर जगत किंगडम सिस्टम। ये दूसरा जो आया वह जो है फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने दिया था, कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, कोपलैंड्स नामक वैज्ञानिक दिया था 1956 में, 1956 में दिया था। कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1956 में जो है इस सिस्टम को दिया था। इसमें उन्होंने यह जो है चार जगत पद्धति इसे कहते हैं, या चार जगत प्रणाली कहते हैं। इसमें पूरे जीवधारियों को चार जगतों में बांटा, पूरे जीवधारियों को चार जगतों में बांटा। एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा और तीसरा है प्लांटी और चौथा है एनिमेलिया। मोनेरा का हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही है, प्रोटिस्टा का भी हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही है, प्लांटी को कहेंगे पादप जगत और एनिमेलिया को कहेंगे जंतु जगत। ध्यान रखिएगा, चार जगत प्रणाली, फोर किंगडम सिस्टम, चार जगत प्रणाली। तो चार जगत प्रणाली को जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, चार जगतों में बांटा। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो है जीवधारियों को रखा, प्रोकैरियोटिक का हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही है। जहां हिंदी नाम आएगा वहां हम लिख देंगे, जहां अंग्रेजी नाम, हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही रहेगा वहां आप जान लीजिएगा कि वही नाम है। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक का हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही है, प्रोकैरियोटिक, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया, प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये यूकैरियोटिक थे, ये यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मेन अंतर ये ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ढेर सारे अंतर हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाने लगेंगे
तो दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये सब कोशिकांग जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में जो है 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो सबका इनका हम डिटेल जो है एक जो है उसका चार्ट बना करके आप लोगों को देंगे। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। एक कोशिका होती है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है। तो इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, हाँ, यूनिसेलुलर जीवधारियों को रखा। और जो है यूनिसेलुलर को एक कोशिकी भी कहते हैं, एक कोशिकीय। जहाँ हिंदी रहेगी वहाँ हम हिंदी लिख देंगे, अंग्रेजी जहाँ आएगी वहाँ आप अंग्रेजी जो है आप जो है हिंदी अंग्रेजी एक ही है, ध्यान रखिएगा। जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही है। यूनिसेलुलर को एक कोशिकी कहते हैं, एक कोशिकी हमने लिख दिया है। तो यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है, नीली हरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है, ये इसमें जो है जो कोशिका होती है उसमें कुछ में सेलवाल पाया जाता है, कुछ में सेलवाल नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें सेलवाल पाया जाता है, कुछ अपना भोजन बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। तो दोनों प्रकार के, जैसे डाईएटम्स है, डाईएटम्स को जो है प्रोटिस्टा में रखा गया, डाईएटम को जो है प्रोटिस्टा में रखा गया, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अब प्लांटी, ध्यान दीजिएगा, प्लांटी जो है, प्लांटी के अंतर्गत यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें सेलवाल पाया जाता है। कुछ जो है अपना भोजन बना लेते हैं, कुछ अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और यहाँ जो है एनिमेलिया में जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर माने बहुकोशिकी, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकी। एनिमेलिया के अंतर्गत यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। सेलवाल इसमें नहीं पाया जाता है, सेलवाल एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह भी वर्गीकरण नहीं मान्य हुआ, कुछ दिनों के बाद यह भी वर्गीकरण नहीं मान्य हुआ। इसका कारण यह था कि फंजाई जो होता है, फंजाई जो होते हैं, फंजाई अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। फंजाई माने कवक या फफूंद कहते हैं। वे फंजाई जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। सेलवाल तो पाया जाता है लेकिन क्लोरोफिल का अभाव होता है, अतः फंजाई अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो फंजाई को भी प्लांटी के अंतर्गत रखा गया, फंजाई को भी प्लांटी के अंतर्गत, पादप जगत के अंतर्गत रखा गया। यह गलत वर्गीकरण था, इसलिए यह इस वर्गीकरण को भी मान्यता नहीं मिली, यह वर्गीकरण भी नहीं मान्य हुआ, इस वर्गीकरण को भी जो है मान्यता नहीं मिली, इसकी भी आलोचना हुई। उसके बाद सन 1969 में तीसरा जो क्लासिफिकेशन आया, तीसरा जो क्लासिफिकेशन आया बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम सिस्टम दिया। यह वर्गीकरण मान्य है,
यह वर्गीकरण मान्य है। इसका उन्होंने 1969 में जो है इसका वर्गीकरण किया था, 1969 में। 1969 में इसका जो है उन्होंने वर्गीकरण किया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीवधारियों को जो है 5 जगतों में बांटा। पूरे जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा। एक मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 जगतों में बांटा। 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत पद्धति या 5 जगत प्रणाली, इसे हिंदी में कहेंगे 5 जगत प्रणाली। यही वर्गीकरण मान्य है। इसी की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। अगले वीडियो में हम इसी की चर्चा डिटेल में हम इसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी पर आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में लिखिए। इस चैनल का नाम है उद्भव क्लासेस। आप इसको जो है सब्सक्राइब करते रहिए और पूरे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।